हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, दिस इज आवर सेट 20। इससे पहले हमने 19 सेट्स कवर कर रखे हैं और हमारा जो ये सीरीज है, ये इसमें हम 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री के कवर कर रहे हैं। इसके बाद एंशिएंट एंड मिडिवल भी हम आपके लिए लेके आएंगे, बिकॉज आपके किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में हो या रेलवे के एग्जाम में हो या किसी भी एग्जाम में हो, हिस्ट्री टॉपिक से ही मोस्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे 20 से 25 क्वेश्चंस तो स्टेट पीसीएस में आपके हिस्ट्री से रहते ही रहते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। सो हमने सबसे पहले ये 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मॉडर्न हिस्ट्री का कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Who was considered as the father of militant nationalism? ये याद रखेंगे, क्या है फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया बाय हिस्टोरियन रमेश चंद्र मजूमदार। इनके हिसाब से फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म किसको कहा गया है? तो ये है वासुदेव बलवंत फडके। इनको कहा गया है फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन विच ईयर रेल कनेक्शन बिटवीन मद्रास एंड बॉम्बे स्टार्टेड? अब ये रेलवे से रिलेटेड जो भी है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थाने, मुंबई से लेके थाने तक कभी चला था, मद्रास में कभी चला था, एंड इलाहाबाद रीजन में कभी चला था। ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी देख लो DFCCIL का रिजल्ट आने के बाद एंड रेलवे का रिजल्ट आने के बाद जब आप मेंस के एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको ये सारी की सारी चीजें हेल्प करेंगी। सो वी हैव राइट आंसर इज 1871। अब इसके साथ साथ आप कभी कुछ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ना, तो उसके साथ साथ दो तीन टॉपिक्स, दो तीन पॉइंट्स आप और रिलेट करके याद करने की क्वेश्चन को देखते टाइम में ही कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1871 जो है ना, इसमें मद्रास एंड बॉम्बे के बीच में, मद्रास से लेके बॉम्बे के बीच में क्या हुआ था? रेलवे लाइन स्टार्ट किया गया था, रेलवे कनेक्शन स्टार्ट किया गया था। और ये जो फर्स्ट प्रपोजल था ना, ये 1832 में ही दिया गया था ड्यूरिंग लॉर्ड डलहौजी। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Consider the following statements in context with Charter Act of 1813। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 इट इज एंड 2। तो आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट किसके कॉन्टेक्स्ट में सही है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो वी हैव फर्स्ट ऑप्शन हियर, many of the provision of Charter Act of 1813 were guided for making a। सो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल भी क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं मेरे हर एक सेट में ना आपको जो एक्सप्लेनेशन देती हूँ वो आपको बाइलिंगुअल ही रहता है। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे सारे आने वाले सेट्स में या इससे पहले के सेट्स में भी सारी चीजें क्लियर की गई हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को नजर में रखते हुए। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपसे यह पूछा जा रहा है कि चार्टर एक्ट जो 1813 का था ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में इससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या है, 1813 का जो वो सोशल बेस इन इंडिया, मतलब सोशल बेस, सोशलिज्म से रिलेटेड और सोशल बेसिस जो थे, जैसे सोशल वर्क से रिलेटेड थी। अब इसमें क्या क्या थी वो आगे हम नीचे एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। फिर जो सेकंड है आपका, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेड एंड एक्सेप्ट द टी एंड ओपियम। ये आपका गलत हो जाता है, ये चार्टर एक्ट 1813 में नहीं था। तो सबसे पहले तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या था। अब इससे पहले के सेट्स में भी आप जाके देखेंगे तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर 1919, और इसके बाद जितने भी 1858, 18 जो भी चार्टर एक्ट्स आए हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए हैं, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में जो भी चीजें पास हुई हैं, इन सब से रिलेटेड हमने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करवा रखे हैं। सो बहुत ही जल्द हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं, जितने भी चार्टर एक्ट्स आए हैं, जितने भी पिट्स इंडिया एक्ट टाइप की जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ हम एक वीडियो में कवर करेंगे।
सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है। वी हैव क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑप्शन 1 इज आवर राइट आंसर। ओके, सो अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये जो चार्टर एक्ट 1813 था ना, ये क्यों कहा जा रहा है कि ये सोशल बेस था? ये सोशल बेस इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए कि एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे इसमें। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि टी एंड ओपीएम के ट्रेड पे रोक लगाया गया था या फिर उसको बढ़ावा दिया गया था। इस टाइप की कोई भी चीजें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से रिलेटेड नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। Who was the viceroy of British India when last Mughal ruler was exiled? आपसे पूछा जा रहा है कि लास्ट जो मुगल रूलर थे ना, तो उनको जब एग्जिल्ट किया गया था उस वक्त इंडिया के वायसराय कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, ये 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इन शॉर्ट हम ये जान लेते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट, इसके बाद ही इनको कहाँ पे एग्जिल्ट कर दिया गया था? इनको कर दिया गया था बर्मा। तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही हुआ था। ओके, so we have next question here. Jamshed Jamshedji Tata established टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये आप याद रखेंगे, टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये जो है आपसे यह पूछा जा रहा है कि जमशेदजी टाटा ने किस ईयर में स्टैब्लिश किया था? किसको? टिस्को को। तो टिस्को को किस ईयर में किया था? 1907 में। अब जैसे ही 1907 आप देखेंगे तो फिर आपको क्या याद आना चाहिए? आईएनसी से रिलेटेड पॉइंट याद आना चाहिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी रिवीजन अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, तो ये 1907 में क्या हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत सेशन। अब इस सूरत सेशन को लीड किसने किया था? तो ये लीड किया था रास बिहारी घोष ने। ठीक है, अब इसके बाद आप देख लीजिए कि ये 1907 का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सूरत सेशन में ना आईएनसी की सूरत ही बदल गई थी। ये डिवाइड हो गया था दो पार्ट में, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, दैट इज नरम दल एंड गरम दल। तो अब इसमें आप देख लीजिए 1907 से रिलेटेड ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 हियर, द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। आई थिंक यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो। एक आई थिंक ये आपका असर्शन दिया गया है एंड सेकंड वन इज योर रीजन। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि क्या ये जो रीजन है, ये असर्शन जो दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप दोनों को ही काफी ध्यान से देखिए। सो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय दादा भाई नौरोजी। ये सही है। सो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था। और किन के द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अब जितने भी फाउंडर्स है ना ऑर्गेनाइजेशन के, न्यूज़पेपर के, तो ये सारे के सारे लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे के सारे ना वैसे तो जिंदा नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, इसलिए आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। सो यहाँ पे रीजन अगर आप देख लीजिए तो ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। अब ये वाला आपका यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका यहाँ पे गलत। सो क्यों गलत हो जाता है ये आप देख लीजिए। ये फाउंड जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1866 में हुआ था। और ये फाउंड करने का मेन रीजन क्या था? ये मैटर्स जो रिलेटेड थे ना इंडिया से, इसमें आइडिया शेयर करना था, जो डिस्कशन होता था इंडिया से रिलेटेड चीजों के लिए। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है इनसे रिलेटेड क्या क्या डिस्कशन करने हैं, आगे जो फ्रीडम स्ट्रगल होने वाला है उससे रिलेटेड, या
इन शॉर्ट आप ये कह लीजिए कि ये मैटर्स डिस्कस करने के लिए, आइडियाज अपने कन्वे करने के लिए इंडिया से रिलेटेड इसकी स्थापना करी गई थी 1866 में। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 here. Consider the following statements related to Charter Act of 1793. अब यहाँ पे देखिए, ये जितने भी चार्टर एक्ट्स है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको लूसेंट के बुक से भी कवर कर सकते हैं पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है ये है रिन्यूड द चार्टर ऑफ कंपनी फॉर 20 मोर ईयर्स। ओके, फिर सेकंड है आपका regulated the finance of the company. Okay, third one is lay down that the salary of board of control and their staff were to be paid from the ब्रिटिश रेवेन्यू। ये आपका ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो जाता है, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में नहीं था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहले प्रोहिबिटेड द कमांडर इन चीफ फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। सो ये 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, ये आपका सही हो जाता है। फाइनेंसेस जो है, ये पॉइंट भी आपका रिलेटेड है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से। और ये जो है कमांडर इन चीफ, ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल काउंसिल में इनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया था, तो ये भी आपका यहाँ पे पॉइंट सही हो जाता है। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 हियर। Farazi rebellion led by Haji Sariatullah happened mainly in the district of, तो ये आपका कहाँ हुआ था? ये हुआ था फरीदपुर में। और फरीदपुर है कहाँ? फरीदपुर है आपको बंगाल में। किस ईयर में हुआ था, साथ ही साथ ये भी आप देख लीजिए। तो ये हुआ था 1819 से लेके 1862 तक हुआ था, और ये फरीदपुर में हुआ था। और ये हुआ क्यों था, इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि ये जो मुस्लिम जो रूलर्स थे और मुस्लिम जो रूल इंडिया में चल रहा था, उसको वापस से इंडिया में लाने के लिए, ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने के लिए, इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि ये ब्रिटिशर्स को वापस भेज के ये खुद से मुस्लिम रूल जो है वो इंडिया में लाना चाहते थे। इन ईयर 1819 1862 इस बीच में ये हुआ था। और दूसरा इसका मेन रीजन क्या था? ये था टू रिमूव एब्यूजेस फ्रॉम इस्लामिक सोसाइटी। तो ये दोनों रीजन आप याद रखेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Which of the following are the main reasons for failure of Young Bengal movement? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इससे पहले वाले सेट में ही कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स आपको डिफरेंट दिए गए हैं। सो आप यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, सप्रेशन बाय ब्रिटिश न्यू लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्या क्या मेन रीजन था इसके फेल्योर का, और दूसरा क्या है, डिड नॉट इन्वॉल्व प्रेजेंट कॉज। ठीक है, ये वाला। और थर्ड है आपका रेडिकलिज्म वाज बुकिश इन कैरेक्टर। ओके, तो इससे पहले भी हम इसका पढ़ चुके हैं कि ये जो भी ये लोग लेके आए थे ना, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, ये ऑन ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था। ये बातें ऐसी थी जो कि किताब में ही अच्छी लगती थी, या इसको कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था बहुत जल्दी, क्योंकि इनके सारी की सारी आइडियोलॉजीज जो थी वो बहुत ही डिफरेंट थी, जो कि बहुत ही अनभिज्ञ थी इंडियन सोसाइटी के लिए। यही इनका मेन रीजन था कि ये नहीं चल पाया था। सो वी हैव राइट आंसर हियर इज बोथ 2 and 3। सो क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। द वायसराय हु इनवाइटेड द डेलीगेट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस to a Ghadar party in 1886 was। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो वायसराय थे, ठीक है, इन्होंने इट्स नॉट गदर पार्टी, इट इज गार्डन पार्टी। ओके, सो पूछा आपसे यह जा रहा है कि कौन से वायसराय ने आईएनसी को
इन ईयर 1886 में गदर गार्डन पार्टी के लिए, गदर पार्टी बार बार पढ़ते पढ़ते वही दिमाग में आ रहा है, गार्डन पार्टी के लिए बुलाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लीजिए 1886 से एक साल पहले ही हुआ था ना, 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन बाय एओ ह्यूम। तो यहाँ पे 1886 में बुलाया गया था, किनके द्वारा बुलाया गया था? ये बुलाया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने गार्डन पार्टी के लिए भी बुलाया था और इनका मानना था कि इन आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ये क्या है? ये है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, who called INC as a microscopic minority. So we have right answer here is Lord Dufferin. Next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। Which of the following are the reasons for Wahhabi movement? ठीक है, तो यहाँ पे वहाबी मूवमेंट बोल लीजिए या वलीयतुल्लाह मूवमेंट बोल लीजिए, वलीउल्लाह मूवमेंट बोल लीजिए। तो ये दोनों ही मूवमेंट जो है ना, ये आपसे अगर पूछा जाए तो सेम है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये रीजन क्या था, मेन रीजन क्या था, आपसे यह पूछा जा रहा है एंड यू हैव 4 ऑप्शंस हियर। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, स्प्रेडिंग एजुकेशन अमॉन्ग मुस्लिम वुमेन। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंकरेजिंग टू गिव अ पर्दा सिस्टम। सेकेंड, थर्ड है reviving Muslim principles in response to Western influences, और फोर्थ है propagating Quran as only source। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस वहाबी और वलीउल्लाह मूवमेंट का मेन रीजन क्या है? तो ये क्या है? ये है मुस्लिम प्रिंसिपल्स जो है ना, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से उसको बचाने के लिए ये वहाबी मूवमेंट लाया गया था। ओके, और वहाबी यहाँ पे आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन इसका। वहाबी मूवमेंट जो है, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? सैयद अहमद थे। लेकिन आप साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे, ये आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसका मेन सेंटर जो था ना, ये था पटना। और पटना के बाद ये डिफरेंट सेंटर्स, इसके बहुत सारे सेंटर्स थे इंडिया में, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये अलग अलग पार्ट्स में वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। So we have question number 12 here. Arabi Puram movement, which is considered as the precursor to all South Indian socio-religious. Okay, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो अराबी पूरम मूवमेंट है ना, इन शॉर्ट ये ना सबसे पहले बन गया और सबके लिए एक पाथ फाइंडर बन गया, सारे के सारे मूवमेंट्स के लिए, जो कि साउथ से रिलेटेड था। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था केरला में। So we have next question here, which had the highest effect on the freedom movement in India? तो ये क्या था? ये highest effect जो है फ्रीडम मूवमेंट का, वो किस पे पड़ा था? वो पड़ा था एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था, पॉलिटिकल से रिलेटेड था नहीं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी था नहीं, तो एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीजें की गई थी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो थे वो स्टैब्लिश किए गए थे, बहुत सारे एक्ट्स लाए गए थे, डोनेशंस भी दिए गए थे। तो ये सारी की सारी चीजें किसके लिए हुई थी? ये एजुकेशन फील्ड में ही हुई थी। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्ञान पराशर मंडलीज इज स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी इज। ओके, अब फिर से आप देख लीजिए कि ये जो ज्ञान पराशर मंडली है ना, जिसको स्टूडेंट लिटरेरी के नाम से भी जाना जाता है, स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, तो उनसे रिलेटेड ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये ज्ञान पराशर मंडली से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे सही है। सो वी हैव फर्स्ट ऑप्शन हियर इज फॉर्म्ड बाय कॉमन पीपल टू एजुकेट यूथ। ठीक है, फिर से देख लेते हैं।
had two branches, Marathi and Gujarati, aimed to start schools for girls, organized lectures to propagate their ideas। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट अगर यहाँ पे देखें तो ये कॉमन पीपल के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। ये तीनों स्टेटमेंट बाद बाकी आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। सो वी हैव हियर राइट आंसर इज 2, 3 एंड 4। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना आपका, ये क्यों इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि ये कॉमन पीपल के द्वारा फाउंड नहीं किया गया था, ये फाउंड किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दो ब्रांचेस इसके, गुजराती एंड मराठी। और यहाँ पे 1848 में इस डेट को भी आप याद रखेंगे। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 हियर। हु ऑर्गेनाइज्ड द कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया इन ताशकंद ऑफ सोवियत यूनियन? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा MNY। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। परमहंस मंडली से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन इससे कवर कर चुके हैं। तो परमहंस मंडली aimed at breaking caste rule, ठीक है, was founded in which of the following place? आपसे पूछा जा रहा है कि परमहंस मंडली जिसका एम क्या था, कास्ट रूल को ब्रेक करना, ये कहाँ पे किया गया था? ये परमहंस मंडली जो है ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? ये स्टैब्लिश किया गया था 1849 में, बॉम्बे में किया गया था, महाराष्ट्र में। ओके, बाय किसके द्वारा किया गया था? दादोबा पांडुरंग एंड दुर्गाराम मेहता जी। ये दो जो थे ये इसके फाउंडर थे। कौन कौन फाउंडर थे? दादोबा पांडुरंग एंड दुर्गाराम मेहता जी। आप जब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, उसको 1 से 2 बार उसी वक्त रिपीट कर लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या जो पॉइंट आपको नहीं आता है, इससे पहले भी मैंने आपको सारे वीडियोस में बताया है कि उन सब का एक शॉर्ट नोट वीडियो देखने के टाइम में ही बताइए। मेरे वीडियोस इतने फास्ट नहीं होते हैं कि उस वक्त आप वीडियोस देखते देखते आप अपने पॉइंट्स नोट ना कर पाए। अगर ऐसा है भी तो आपके पास यूट्यूब में ये सेटिंग होता है कि आप उसको उसका जो स्पीड है वो आप स्लो या फास्ट कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे आप परमहंस मंडली से रिलेटेड पूछ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको करना क्या है? आपको अगर परमहंस मंडली से रिलेटेड ये सारे के सारे पॉइंट्स नहीं आते हैं या शॉर्ट नोट बनाना है, तो आपने लिखना है परमहंस मंडली। एंड परमहंस मंडली लिखने के बाद आपको लिखना है किधर? बॉम्बे, महाराष्ट्र। ईयर नोट करना है, फाउंडर नोट करना है, एम नोट करना है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट नोट। अगर आपने इसको लाइन में, सेंटेंस में लिखने की क्वेश्चन को कोशिश करी ना, तो होगा क्या कि जब आप एग्जाम के टाइम में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो सेंटेंस वाइज ही आप ढूंढते रह जाएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। अगर इस तरीके के नोट्स होंगे तो आपके लिए, आप बस इजिली आप देखेंगे और आपको चीजें अलग अलग क्लियर दिखेंगी और आप देख के जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। एक शॉर्ट रिवीजन आपके लिए हमेशा ही पॉसिबल रहेगा ड्यूरिंग एग्जाम। सो क्वेश्चन नंबर 17 हियर। इन विच ईयर सुभाष चंद्र बोस had to resign the post of Congress president after being elected? ओके, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया है इनसे रिलेटेड। तो यहाँ पे 1939 में इन्होंने रिजाइन किया था। वो सेशन कौन सा था? वो था त्रिपुरी सेशन था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें इनके रेजिग्नेशन के बाद किसको प्रेसिडेंट बनाया गया था? प्रेसिडेंट बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और इन्होंने 1939 के साथ साथ 1938 वाला भी सेशन लीड किया था, जो कि कहाँ हुआ था? जो कि हुआ था हरिपुरा में। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था? अंडर JL नेहरू। ये जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैं सेम टू सेम सारे के सारे पॉइंट्स आपको रिवीजन वहां पे फिर से करवा देती हूँ। तो ये JL नेहरू जो है ना, इनके अंडर में नेशनल प्लानिंग कमिटी स्टैब्लिश किया गया था। किस ईयर में? अब ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि नेशनल प्लानिंग कमीशन जो है ये किसके अंडर और किस ईयर में किया गया था स्टैब्लिश? तो ये किया गया था 1938 में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं। द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, द बंगाल गजेट बाय जेम्स अगस्त हिकी, had the first publication in। अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए
कि यहाँ पे देखिए आपको 2-3 चीजें देखने को मिल गई। अगर आप बंगाल गजट के बारे में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट न्यूज़पेपर था इंडिया का। ओके, इसके बाद क्या था ये भी आपसे पूछा जाता है कि वीकली था, मंथली था, एनुअली था, तो ये क्या था? इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो कि लास्ट में बाईलैंग्वेज निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर ये था जो कि कोलकाता से पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये क्या था? ये था वीकली न्यूज़पेपर था, ये भी आप याद रखेंगे। किस ईयर में किया गया था? तो ये किया गया था 1780 में। कौन? बंगाल गजट, जो कि हमारा फर्स्ट। So question number 19 here. Who stated that political freedom is the breath of nation? तो ये किसका कहना था? ये कहना था आपको अरविंदो घोष का। ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, क्योंकि हम हर एक सेट में 20 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी आपको तथ्य बताने होते हैं वो सारे के सारी चीजें हम उसमें कवर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा वो है कि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जो कि रातों रात इसको बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था। किस चीज को अवॉइड करने के लिए? अवॉइड करने के लिए सेंसरशिप इम्पोज जो किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के टाइम में। उस वक्त कितने सारे न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिए गए थे। तो इसको बंगाली से इंग्लिश में किसने ट्रांसफर कौन से न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट किया गया था? ये किया गया था अमृत बाजार पत्रिका को। बाद में इसको बाइलिंगुअल किया गया था जो कि बंगाली और इंग्लिश दोनों में था। अब ये जो था ये था आपका डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, और इसको आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 1991 तक ये चली थी और 123 साल के बाद इस पब्लिकेशन को स्टॉप कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। किसको? अमृत बाजार पत्रिका को। ओके, सो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चंस। सो हर एक सेट में हम 20 क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर करवाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स अगर इससे पहले आपने सारे के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन सारे के सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां पे कवर करवाए गए हैं। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, हमारे कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हो जो कि आपके किसी भी एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। सो फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।